तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जूट की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक बुआई तकनीक। बोनसाई पौधे तैयार कर कमा सकते हैं अच्छी आमदनी। अपने प्रदेश में कोशी क्षेत्र के अधिकतर किसान जूट यानी कि पाट की खेती करते हैं और अभी बहुत से किसान इसकी बुआई करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो अच्छा लाभ लेने के लिए किसान जूट की बुआई करते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखें, इस बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कुणाल गौतम से। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं यहाँ पे जूट की उन्नत खेती विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। सबसे पहले किसान भाइयों मैं आपको ये बता दूँ कि जूट, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में पाट या पटसन बोलते हैं, यह एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है जिसकी व्यावसायिक खेती नगदी फसल के रूप में की जाती है। यह फसल लंबा, पतला और बेलनाकार आकार का होता है, जिसकी औसतन लंबाई 6 से 8 फीट तक की होती है। इस पौधे को सड़ाकर इससे रेशा निकाला जाता है। उस रेशे के द्वारा रस्सी, कपड़ा, टोकरी आदि का निर्माण किया जाता है, जिससे कि नगदी रकम प्राप्ति होती है। इसी की वजह से जूट या पाट को नगदी फसल की श्रेणी में रखा जाता है। मृदा चयन के लिए जो हमारी जूट है, हल्की बालुई और दोमट मिट्टी इसके लिए उपयोगी मानी जाती है, जिसका कि पीएच सामान्य हो। एक और खास ध्यान देने वाली बात है मृदा चयन के दौरान कि यह फसल लंबे समय तक जल जमाव को सहन नहीं करती, अतः इस खेती से पूर्व हम लोग को जल निकासी की सुविधा को सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। अब मृदा चयन के बाद बात आती है मृदा की तैयारी की। पानी छोड़ने के कुछ दिनों के बाद इसमें खरपतवार की आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, एक बार रोटावेटर से जुताई कर देनी है। अब हमारी खेत जूट की बुआई के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसके आधार को मजबूत करना जरूरी होता है और इसके लिए खेत की तैयारी का काम अहम होता है। इसके लिए खेत की एक बार गहरी जुताई करें, बाद में 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर के माध्यम से करके पाटा लगा दें। साथ ही यदि संभव हो तो आखिरी जुताई के समय 10 टन गोबर की खाद को खेत में मिला दें। और आइए अब बात करते हैं इसकी उन्नत प्रजातियों की, जो कि इस प्रकार से है। उसके उपरांत हमें क्या करना है कि इस मिट्टी में हम लोग को सड़ी हुई खाद, गोबर की खाद मिलाना है और उसके पश्चात 3 कल्टीवेटर से तिरछी जुताई कर देनी है, जिससे कि क्या होगा, सड़ी हुई गोबर और मृदा आपस में अच्छे से मिल जाएगी और उसके बाद पानी छोड़ देना है।
अब आती है अगली बात हमें प्रभेदों का चयन के लिए। तो जूट या पाट पटसन जिसे हम बोल रहे हैं, ये मुख्यतः दो प्रजाति की होती है। एक होती है जिसको कि हम लोग कैप्सुलरिस बोलते हैं। कैप्सुलरिस जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में सफ़ेद या फिर तीता पाट बोलते हैं, जिसकी की प्रभेद है JRC 321, JRC 212 और JRC 698। अब जो दूसरी हमारी प्रजाति है वो है हमारा ओलिटोरियस, जिसे कि हम लोग देव या फिर मीठा पात के नाम से जानते हैं। इसे टोसा पाट भी बोला जाता है। इसकी जो कुछ प्रमुख प्रभेद, उन्नत प्रभेद हैं, वो है JRO 632, JRO 202, JRO 524 और JRO 8432। अब इन फसलों को हम लोग चयन कर अच्छे से तैयार खेतों में लगा सकते हैं। अब आती है कि किस समय पर हम इस फसलों की बुआई करें। तो इस फसल की बुआई की जो सही समय है वो हमारी फरवरी से जून और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक हम इस फसल का बुआई कर सकते हैं। कम लागत में कीट और रोगों का नियंत्रण करने के लिए उपाय है बुवाई के पूर्व बीजों का उपचार। उन्नत प्रजातियों का चयन कर लेने के बाद बीज उपचार जरूर करें। आधुनिक युग में वैज्ञानिक तरीके से खेती करना तभी संभव है जब किसान को यह पता हो कि आखिर उसके खेत में पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, और इसके लिए जरूरी है कि वह मिट्टी की जांच कराकर पोषक तत्वों की पूर्ति करे। जूट यानी पटसन की बात करें तो इसके लिए कौन कौन पोषक तत्वों को कितनी मात्रा में कब देना है। जूट की खेती के लिए 25 से 30 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करना है। यूरिया वो हमारा 80 से 85 केजी प्रति हेक्टेयर जाता है। SSP जिसको सिंगल सुपर फॉस्फेट बोलते हैं वो 120 से 125 केजी पर हेक्टेयर और म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 से 35 केजी पर हेक्टेयर जाता है। इसकी बोने की विधि दो तरीके से इसको खेतों में बोया जा सकता है। एक हमारी विधि है जिसमें कि हम लोग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं कि छिड़काव करते हैं। तो छिड़काव के लिए जो हमारा बीजों का दर होगा वो होगा 6 से 7 केजी प्रति हेक्टेयर के लिए। दूसरी विधि है हमारा इसकी बीज लगाने की, वो है कि हम लोग सीड ड्रिल का इस्तेमाल करके बीज लगा सकते हैं। अगर सीड ड्रिल के इस्तेमाल से हम लोग बीज लगाते हैं तो 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हमारा बीज जाता है। इसमें 2 रो के बीच की दूरी 6 से 7 सेंटीमीटर तक की होती है। अब आते हैं कि हमारी पैदावार कितनी होगी। तो हमारी पैदावार अगर कैप्सुलरिस की बात करें तो उसमें हमारा आता है 10 से 15 मन प्रति एकड़, और वहीं ओलिटोरियस की बात करें तो 15 से 20 मन प्रति एकड़। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। शहरीकरण के बढ़ने से वन बड़ी तेजी से नष्ट हो रहे हैं। ऐसे में शहरी क्षेत्र में लोग बोनसाई पौधों को तैयार कर घर में ही बड़े वृक्षों का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, बोनसाई ऐसी कला है जिसमें बड़े वृक्षों को छोटे रूप में तैयार किया जाता है। अगर आप चाहें तो इसको बिजनेस के रूप में कर सकते हैं और इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। इसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। किसान भाइयों, आज आपको हम ये बोनसाई के बारे में बताना चाहेंगे जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही उपयोगी है। और ये जो बोनसाई है इससे है ना कई लाभ हैं। ये बड़े पौधे को हम छोटे गमला में लगा करके रख सकते हैं, उसकी ब्यूटी हम देख सकते हैं, उसका एस्थेटिक ब्यूटी देख सकते हैं, उसके फ्लावर्स को आप देख सकते हैं। उसके साथ ये बहुत उपयोगी है। बोनसाई यानी बौने वृक्ष उगाने की कला।
बोनसाई तकनीक में विशालकाय वृक्षों को बॉन्ड रूप में गमलों व प्यालियों आदि पात्रों में प्राकृतिक रूप से पनपाने की कला को बोनसाई कहते हैं। ये जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। जापान से यह कला अन्य देशों में पहुंची और लोकप्रिय हुई। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला खूब बढ़ी है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयार की गई बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। यदि इसके उगाने के कुछ तकनीकी पहलुओं को जान लिया जाए तो इस व्यवसाय से अच्छी कमाई की जा सकती है। बोनसाई में हम ये देखेंगे कि वो छोटे पौधे को हम प्लांट को हम पॉट में रखते हैं। पॉट में जो मिट्टी होती है उसको छान करके उसको रखते हैं और हमें ये सोचना है कि हमें कितना बड़ा पौधा इसको रखना है। उस हिसाब से हम पॉट का साइज लेते हैं। मिट्टी का बर्तन चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, राउंड शेप का हो, स्क्वायर शेप का हो, जैसा हो बर्तन उसको फिर आप बोनसाई किस तरीके से रखते हैं। जैसे बरगद का पेड़ उसका अलग होगा, अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है, संतरा का पेड़ है, इस तरीके का बोनसाई आप उसमें तैयार कर सकते हैं। फूल वाले में बोगनवेलिया बहुत प्रचलित है। आप उसका देखेंगे जो ट्री आर्किटेक्चर है उसको हम इसमें लाना चाहेंगे कि अपने से। पात्रों का चयन। बोनसाई तैयार करने के लिए विभिन्न आकार एवं आकृतियों वाले पात्रों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 15 सेंटीमीटर ऊंचे गमलों, 7 सेंटीमीटर गहराई वाली तश्तरियों, प्यालियों एवं लकड़ी के बने रंगीन डिब्बों का प्रयोग किया जा सकता है। सभी प्रकार के पात्रों में जल निकलने के लिए तली में 1 या 2 छिद्र अवश्य होने चाहिए। धातु, सीमेंट या चाइना क्ले आदि से बने पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पात्र धूप में शीघ्र ही गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। प्रत्येक तैयार पौध को छोटे आकार के ऐसे डिब्बों में प्रतिरोपित किया जाता है जिसके किनारों और तली में उचित आकार के छेद बने हों। इन डिब्बों में हल्का मृदा मिश्रण भरा जाता है। तो इसे हमें देखना होता है, इसमें हमें खास करके ध्यान देना होता है कि मिट्टी क्या अच्छे से उसको तैयार करें। मिट्टी को जब हम उसको तैयार कर लेते हैं तो उसमें है ना सरसों की खल्ली और मिट्टी में देखते कोई ऐसी बीमारी ना हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें इसको रोकना है। उसमें हम लिंडेन डस्ट मिला ताकि दीमक का कोई ना, खास कर झारखंड के मिट्टियों में इस सब चीज़ों को देखा जाता है, तो लिंडेन डस्ट मिला करके उसका चूर्ण हम ड्राई मैटर में दे और ये देखते हैं कि वो पानी को अच्छे देर तक सोखता रहे। इसीलिए जो पॉट होता है उसमें छेद होना चाहिए ताकि पानी भी निकलता चला जाए। पौधे कैसे लगाएं? बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पौधों को नर्सरी से खरीदा जा सकता है। ऐसे पौधों का चुनाव करना चाहिए जो बहुत कम मिट्टी में छोटे छोटे पात्रों में काफी लंबे अरसे से लगे हों। पौधों को रोपने का सबसे उपयुक्त समय बरसात या फरवरी-मार्च का होता है। पौधों को भूमि से अलग करते समय व गमलों में स्थानांतरित करते समय यदि अनावश्यक मिट्टी और जड़ें लगी हों तो अलग कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि पौधों की प्रमुख मूसला जड़ को नहीं काटना चाहिए। शुरू में इन पौधों वाले पात्रों को 3-4 दिन तक छायादार स्थान पर रखें। बाद में ऐसे स्थान पर रखें जहां सुबह की धूप 3-4 घंटे तक आती हो। बोनसाई के पात्रों को मिट्टी पर न रखकर पक्के फर्श पर रखना चाहिए। और उसमें हमें रूट की प्रूनिंग करते हैं, प्लांट की प्रूनिंग करते हैं और हमें देखना है किस दिशा में हमें ले जाना है। जब वो प्लांट उसमें हम पॉट में रखते हैं तो उसमें ग्रोथ होता है। ग्रोथ होता है तो हमको उस ग्रोथ को चेक करना है, उसको आगे नहीं बढ़ना देना है, बुशी नहीं बनाना है, उसको बड़ा नहीं बनाना है। तो उसके लिए हम प्रूनिंग करते हैं। उसके जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स को अननेसेसरी बर्ड्स हैं, कहीं पे कई जगह के बर्ड्स निकल गए तो उसको हटा देंगे ताकि हमें उसमें अच्छा उसका ग्रोथ हो। अगर हम चाहते हैं कि वो स्लैंटिंग टाइप का हो तो वो, अगर आप चाहते हैं सीधा पौधा हो तो वो इस तरह का, आप चाहते हैं उसके कई ब्रांचेज हों तो वो होते हैं। और इसमें हमेशा इसको केयर करने की जरूरत है। पॉट्स को फिर हम बदलते रहते हैं। रोपण के दूसरे वर्ष के दौरान डिब्बों में लगे वृक्ष की टहनियों को नोचकर तथा तने को साध कर वृक्ष को उचित आकार प्रदान किया जाता है। साधने का कार्य लोहे के तारों, छड़ों या लकड़ी के डंडों की सहायता से किया जाता है। तनों को मोड़कर, घुमाव देकर या सीधा बढ़ाकर बोनसाई वृक्ष को कोई अनूठा या फिर प्राकृतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है।
फिर जब हम फर्टिलाइजर देंगे तो देखेंगे कि उस वक्त फर्टिलाइजर देंगे जब ग्रोथ सीजन होगा उसके पहले, और इसमें हम देंगे लिक्विड फर्टिलाइजर टाइप का। ज़्यादातर कोई हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सरसों की खल्ली दे दें, करंज की खल्ली को हम है ना लिक्विड फॉर्म में भी उसमें बीच बीच में डालते रहें तो ग्रोथ इसका अच्छा होगा। और इसके मेंटेन के लिए तो उसके है ना उसको हम इंसेक्टिसाइड उस पर हम डालेंगे, जैसे नुवान हो गया या ना मेटासिस्टिक्स हो गया, ये सब चीज़ को जो इंसेक्टिसाइड्स है उसको देख करके हम इसको मगर इसमें एक चीज़ है कि केयर करने की बहुत ज़रूरत है। सिंचाई। बोनसाई पौधों को हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई नियमित रूप से करनी चाहिए। गर्मी अधिक होने पर सुबह शाम पानी दें व पत्तों पर छिड़काव करें। वृक्ष का ऊपर वाला अग्रभाग इस प्रकार का हो कि वृक्ष के विस्तार का अंतिम छोर लगे। जड़ के समीप का तना अधिक आयु का लगे। वृक्ष की टहनियाँ स्वस्थ एवं कलात्मक आकृति में फैली हो। और इस प्रकार बोनसाई पौधे उगाकर आप अपने घर की शोभा और सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ एवं सुंदर बना सकते हैं। और बोनसाई से एक लघु व्यवसाय के रूप में आप अच्छी आय भी कमा सकते हैं। 25 साल का 50 साल का बोनसाई होता है। बोनसाई कुछ 2 साल 5 साल 7 साल का भी होगा, मगर अगर अच्छी वैरायटी और मेंटेन करेंगे, अगर सपोज ये 20 साल का बोनसाई है तो आपको मिनिमम मैं कहता हूँ कि 25 से 30 हजार रुपये एक प्लांट के आपके मिलेंगे। 10 साल का आपका बोनसाई है तो इजीली हमारे कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे जो 5 से 10 हजार रुपये आपको एक प्लांट का देंगे। बोनसाई एक बहुत अच्छा है और इसकी अगर किसी को जानकारी लेना है तो वो हमसे जानकारी ले सकते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उससे ले सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के मौसम विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में समस्तीपुर और इसके आसपास के इलाकों में आसमान में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। हालांकि पूर्वानुमानित अवधि में आमतौर पर मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। दोपहर में लू की स्थिति बन सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इस दौरान औसतन 13 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगले 1-2 दिन पूर्वा हवा, उसके बाद पछिया हवा चलने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाई मक्का की कटनी, दौनी एवं दाने सुखाने का कार्य में सावधानी बरतें। मूंग की तैयार फसल की तुड़ाई वर्षा की संभावना को देखते हुए सावधानी पूर्वक करें। लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे राजश्री, राजेंद्र मंसूरी, राजेंद्र श्वेता, किशोरी, स्वर्णा सबवन, VPT 5204 एवं सत्यम की नर्सरी लगा सकते हैं। नर्सरी के लिए खेत की तैयारी करें। नर्सरी में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी तैयार करें। बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करें। बीज गिराने के पूर्व बीजोपचार अवश्य कर ले। लीची तोड़ने के बाद लीची के बगीचों की जुताई कर खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। प्रति प्लॉट पेड़ 60 से 80 किलोग्राम कंपोस्ट अथवा गोबर की सड़ी खाद, 25 किलो यूरिया, 15 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, 13 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 50 ग्राम सुहागा के मिश्रण को वृक्ष के पूरे फैलाव में
समरूप बिछाकर मिट्टी में मिला दें। खरीफ प्याज की तैयारी के लिए नर्सरी की तैयारी करें। स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद अवश्य डालें। खरीफ प्याज के लिए N53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर किस्में अनुशंसित हैं। बीज गिराने के पूर्व बीजोपचार करा लें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। अदरक की बुआई करें। अदरक की मरान एवं नदिया किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। अदरक के लिए बीज दर 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखें। बीज प्रकंद का आकार 20 से 30 ग्राम, जिसमें 3 से 4 स्वस्थ कलियां हो का चयन करें। अच्छे उपज के लिए रीडोमिल दवा के 2% घोल से उपचारित बीज की बुआई करें। खरीफ मक्का की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। भिंडी की फसल में फल एवं प्रहोर वेधक कीट की निगरानी करें। इसके पिल्लू भिंडी फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं तथा इसे पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दवा दें। अधिक नुकसान होने पर डाइमेथोएट 30 EC दवा का 15 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। लत्तर वाली सब्जियों में फल मक्खी कीट की निगरानी करें। पिछात बोई गई मूंग एवं उड़द की फसल में पीला मैजिक रोग की निगरानी करें। ये विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला विनाशकारी रोग है जो सफेद मक्खी कीट के द्वारा फसल में प्रसारित होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोग ग्रसित पौधों को शुरू में ही उखाड़ कर नष्ट कर दें तथा इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बेलहर, जिला दरभंगा के सतीश राय ने। आपने वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। यहाँ पर हम लोग विशेष प्रकार का केंचुआ का प्रयोग करते हैं, जिसमें आइसेनिया फोइटिडा है, पेरोनिक्स एस्केबेटस है और ड्रिलस एवजीनी है। तो इस तरह के कई बहुत ही कारगर केंचुआ के प्रजाति है जो फ्रेश जो सूखे हुए ये होते हैं खरपतवार होते हैं उनको बेहतर ढंग से खा करके उसको खाद में परिवर्तित कर देता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें कि सारे सामग्री मतलब बराबर मात्रा में गोबर और बराबर मात्रा में जैसे खरपतवार को पहले इकट्ठा कर लें और एक ऐसे जगह स्थान का चुनाव करें जहां पर चींटी, दीमक या अन्य कीड़े मकोड़े न आ सकें। तो उसे या तो एकदम बराबर किया हुआ गीला मिट्टी से जैसे खलिहान वगैरह बनाते हैं घर में जो लिपते हैं वैसा करके एक क्यारी नुमा बना देते हैं। 1 मीटर गुने 2 मीटर माने 1 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर लंबाई एक क्यारी नुमा आकार बना देते हैं। ईंटा से घेर के भी बना सकते हैं या फिर थोड़ा मिट्टी को ही ऊंचा करके हल्का करीब आधा बित्ता ऊंचा कर देते हैं और उसको बना देते हैं। इसके लिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई जगह का चुनाव करना चाहिए। क्यारियों को तेज धूप वर्षा से बचाने और केंचुओं के तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरा रखने के लिए घास फूस बने से छप्पर और चारों ओर हरी नेट से ढकना लाभकारी होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, खरपतवार जो है सो एक 15 सेंटीमीटर का ऊंचाई तक डालते हैं। इसके बाद फिर गोबर जो है उसका भी 15 सेंटीमीटर जो है सो ऊंचाई तक जो है सो डालते हैं। फिर खरपतवार उसी तरह से 15 सेंटीमीटर और फिर से डालते हैं। तो ये 15-15 सेंटीमीटर के अंतर पर जो है खरपतवार और गोबर का सतह बिछाते आखिरी तक करीब 90 सेंटीमीटर तक 60 से 90 सेंटीमीटर तक जाते हैं
और बस ध्यान रखा जाता है कि सबसे ऊपरी सतह में गोबर होना चाहिए और गोबर से पूरी तरह से ढका हुआ होना चाहिए। ढकने के बाद बीच बीच में छेद बना देते हैं या एक खुरपा से लाइन कर देते हैं। और इसके बाद केचुआ जो हमारे पास है, हमारे यहाँ पर जो वातावरण है उसके हिसाब से एसिनाफोइटिडा जो बहुत ही कारगर है, उसका जो सो 1.5 से 2,000 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ऊपर में छोड़ देते हैं धीरे। और इसका ये प्रकृति होता है कि वो धीरे धीरे अंदर के ओर घुस जाता है और धीरे धीरे जो गोबर के साथ साथ खरपतवार जो हमारा डाला हुआ है उसको भी खाना शुरू कर देता है। केचुआ खाद तैयार होना शुरू हो जाता है, जो हटा हटा करके बीच बीच में देखते हैं। इस बीच में जब सतह बिछा देते हैं तो सबसे ऊपर में बोरा, जो जूट का बोरा ढक देते हैं और बीच बीच में पानी छिड़कते रहते हैं ताकि नमी बरकरार रहे। और नमी इस प्रकार प्रदान करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बहने न लगे इधर उधर, बस सूखने से बचाने के लिए किया जाता है। इसको बीच बीच में क्या है कि 15 दिन के अंतर में उठा करके देखते हैं और उलट पलट करते हैं धीरे धीरे। उलटने पलटने के बाद 2 या 3 पलटन के बाद देखते हैं कि केचुआ का खाद का जो है सो तैयार माल जो है सो प्राप्त होने लगता है। जब कीचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं तब कीचुआ खाद को बड़े से आसानी से अलग कर सकते हैं। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। अब हल्का हल्का हटाते हैं, देखते हैं कि भुरभुरा पदार्थ प्राप्त हुआ है कि नहीं। उसका रंग जो है सो काला हो गया होगा। अब इसको धीरे धीरे क्या करते हैं कि चालते हैं। चाल करके जो है सो एक चलनी तार की जाली होती है जिसे हम चाल करके एक बहुत बेहतरीन चाय के पत्ती के तरह जो है सो हमको खाद प्राप्त होता है। इस खाद का जो है सो कीमत थोड़ा सा अगर बाज़ार से लेते हैं तो 15 से 20 रुपये प्रति किलो के दर से मिलता है, जबकि आप अपने से अगर तैयार करेंगे तो मुश्किल से 5 रुपये प्रति किलो लागत खर्च होगा। एक समूह बना करके तैयार करके बेचते हैं तो उससे 15 से 20 रुपया प्रति किलो के दर से आप आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो है सो करीब 1% से ऊपर जो है सो नाइट्रोजन मिलता है और पोटास भी उसी तरह से 1% से ऊपर मिलता है और फास्फोरस भी जो है सो सामान्य खाद्य में जो है सो 0.2% के आसपास में होता है, जबकि इसमें 0.5 से लेकर 0.8% तक जो है सो आपको जो है सो फास्फोरस मिल सकता है। तो सामान्यतः जो है सो 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जो लाभदायक होगा। अगर सब्जी का फसल है तो उसके पौधे के आसपास में जो सो प्रति पौधे के जड़ के पास जो है सो बाद में भी 1 सप्ताह के अंदर जो है सो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।